अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। कतर पर इसराइल का हमला, यानी इसराइल इस कदर जारियत बढ़ाना शुरू कर दी, अपने पर फैलाना शुरू कर दिए, दहशत गर्दी बढ़ाना शुरू कर दी कि आते आते कतर तक आ गई। ये बात मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि आग अब आपके घर तक पहुँच चुकी है, आपके अपने हाथ जलना शुरू हुए, कल को जिस्म जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शायद हमारे मुस्लिम वर्ल्ड को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ ने भी कल इस पर बड़ा जोर दिया कि मुस्लिम वर्ल्ड को अब इन चीज़ों को समझना होगा, एक साथ मिलकर इस जारियत को ख़त्म करने के लिए मुनज़्ज़म कारकर्दगी दिखानी होगी। वैसे ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल सेंटेंस है, लेकिन हम इस पर ज़रा बात भी करेंगे। कतर पर जो फ़िज़ाई हमला हुआ, फ़लस्तीनी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, और वो क़यादत थी जो अमन, मुज़ाकरात और जंग बंदी के लिए कुछ फ़ैसला करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। कतर इसकी सालिसी कर रहा है। उस घर में, उस जगह पर जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल था, वो हमला होना ख़ुद में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी वजह यह है, ये बिल्कुल वही पैटर्न है जैसे एक उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन फ़ंड के नाम पर एक दहशत गर्दाना तंजीम बनाई। वो गज़ा और फ़लस्तीन के उन अवाम को जो खाने से महरूम है, उन्हें खाना देने के लिए बाहर बुलाते हैं कैंपों से, और वहाँ पर उन पर हमला करके उनको शहीद कर देते हैं। ये सेम पैटर्न यहाँ अपनाया गया कि आओ हम मुज़ाकरात करते हैं, हम की बात करते हैं, जंग बंदी करने की बात करते हैं, और वहीं पर एग्जैक्ट उसी जगह पर हमला कर दिया गया। ये पैटर्न कोई अलग नहीं है, सारे कसूरवार हैं। अमेरिका ये कहता है कि हमें पेशगी इत्तला नहीं थी, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसका भांडा फोड़ दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अल जज़ीरा ये कह रहे हैं कि पेशगी इत्तला मौजूद थी, सारा कुछ मौजूद था। कतर ने भी इस बात की तस्दीक की कि हमें बिल्कुल पहले नहीं बताया गया, और जिस वक्त अमरीकी राब्ता हुआ उस वक्त वहाँ पर बमबारी और तबाही की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, इस पर ज़रा बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया, क्या असर डालेगा, कतर क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा, क्या सोचना होगा हम सबको मिलकर, इन चीज़ों पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मेजर जनरल साहब, इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है, ये कोई अलग से पैटर्न नहीं है, बिल्कुल वही पैटर्न है कि आप खाना देने के लिए बाहर बुलाएं और वहाँ पर उन पर बम बरसा दें। इसी तरह अमन मुज़ाकरात के लिए बुलाएं एक दूसरे मुल्क, और उसकी टेरिटरी में घुसकर आप वहाँ पर हमला कर दें। जी बिल्कुल, आई थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट अरसलान, और मेरा बड़े गजनफर साहब को भी बहुत सलाम। ये जो स्ट्राइक की है कतर के ऊपर जी, ये इट्स नॉट अ नॉर्मल स्ट्राइक, ये हमास के ऊपर स्ट्राइक नहीं है, ये एक्चुअली अभी स्ट्राइक हुई है अरब वर्ल्ड की सॉवरेनिटी के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री के ऊपर। इसको हमास तक रिस्ट्रिक्ट करके इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये जो इम्प्लीकेशंस है, उनको अंडरमाइन न किया जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि हमास को तो वो टारगेट कर रहे हैं। और ये एक अभी रिफ्लेक्शन होगी, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि कितना रेज पाया जाता है। और जो अवाम है जी अरब वर्ल्ड की, लीडरशिप को तो जरा साइड पे रखें, अवाम के अंदर एक नफरत जो बोई जा रही है या जो पैदा हुई है, अब ये वो चीजें हैं जो सामने रिफ्लेक्ट होकर आएंगी जी। तो आई थिंक दिस इज अ सीरियस अटैक ऑन दी अरब सॉवरेनिटी, अरब लिबर्टी, अरब की जो यूनिटी है, उसका भी आप सवाल खड़ा हो जाएगा कि कैसे इसको देखें जी। तो इसको मैं तो कहूंगा कि एक अर्थक्वेक आया है अरब वर्ल्ड में। अब उसके देखते हैं कि आगे क्या शॉक इफेक्ट्स क्या आते हैं, फॉलो अप में क्या होता है, और जी कैसे आगे इसको लेकर चलते हैं, वरना तो ये न्यू नॉर्म सेट हो जाएगा। बाकी आप जो अभी इंट्रो में बात कर रहे थे कि पैटर्न वही है, ये पैटर्न अभी से नहीं है। अमेरिका का साथ जब भी मेरे तो ख्याल में टेस्ट अप्रूवल होती है हर चीज के ऊपर, दिस इज नॉट न्यू। बाकी भी मुल्कों में होता रहा, जब इवन के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जब 2014-15 में ये यमन के बीच में चीजें हो रही थी, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था लगा सऊदी अरेबिया। कई दफा सऊदी अरेबिया को भी नहीं बताया जाता था। कतर इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके वहां पे डिप्लॉयमेंट है, सेंटकॉम का फॉरवर्ड बेस है। मेरे ख्याल में एक प्रोनाउंस बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन अपने पार्टनर को भी वो इत्तलात नहीं दे रहे। तो दिस इज देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। ये इसी तरह नहीं है, इट इज नॉट दैट सिंपल इम्प्लीकेशन या स्टेटमेंट से नहीं। अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है जी हमने पेशगी इत्तला दी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं इत्तला दी थी, कतर कह रहे हैं इत्तला नहीं दी, हमें कोई खबर नहीं थी। तो आई थिंक दिस इज अ बिग एम्बैरेसमेंट। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया का जो एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है,
दैट इज नो मोर देयर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल ठीक बात है ब्रिगेडियर साहब। एक ऊपर दहशतगर्दी ये देखें कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बयानात ये दे रहा है नेतन्याहू कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ऐसा मामला आगे भी बढ़ेगा, और यहाँ तक कह रहे हैं कि गज़ा को ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर, मतलब खुल के ये बात बोल रहे हैं। अजीब दहशतगर्दी है ये। नहीं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये अजीब नहीं है, ये एक्सपेक्टेड दहशतगर्दी है। हम इस वक्त बोल रहे हैं अरसलान कि 1.5 लाख के करीब, और अगर आप यूके पोस्ट उठा के पढ़े तो वो कहता है 68,000, लेकिन इस 68,000 में 48,000 और डाल दीजिएगा। लोग जो है वो जेनोसाइड में गाजा के अंदर मारे गए, शहीद हो गए। उसके बावजूद वहाँ ईद मिलादुन्नबी की तकरीब मनाई गई थी। कल न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देखिएगा, उसके अंदर हेडलाइन लगी हुई है कि इजराइल ऑर्डर टोटल इवैक्यूएशन ऑफ गाजा सिटी, थ्रेटनिंग फुल स्केल इन्वेजन। अब आप मुझे बताइए, ये आज की बात है? हमास के जो लीडर्स हैं, या इस्माइल हानिया को कब टारगेट किया गया था? कासिम सुलेमानी को कब टारगेट किया गया था? ईरान के अंदर कब हमला किया गया था? शाम के अंदर ईरान की एम्बेसी पे कम हमला किया गया था। 1.5 लाख लोगों को मारा गया। आप बैठे हुए हैं आंखें बंद करके, अपने अपने रोप्स को टाइट करके, और वो जो आपकी उम्मा है, इस्लामिक उम्मा, अम्मा जो है वो सो रही है, दे आर नॉट अवे, वो उनको कोई परवाही नहीं है। आप डिप्लोमेटिक ताल्लुकात स्टेब्लिश कर रहे हैं। कल यूएई का बयान आता है कि जी अगर ये जारी रहा, या भी इसके बाद बयान आया है, तो हम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो है वो स्वेयर कर देंगे। तो जब वो 1.5 लाख लोग मरे हैं और वो आपकी आंखों के नीचे, आपकी कानों के नीचे सामने, आप उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं। आपने जैसे कहा कि लोगों को बुलाया जाता है कि आओ ले जाओ मदद की चीज़ें, और गोलियां मार दी जाती है। ट्रंप को नहीं पता है, बाइडन को नहीं पता था। अगर आपने वो जेफरी सैक्स का एक इंटरव्यू पढ़ा हो, उसमें उसने क्या कहा है? उसने कहा कि अमेरिका ने इजराइल को इस जंग में $22 बिलियन की एड दी है। दैट मीनिंग देयर बाई कि 70% इस जंग का खर्चा अमेरिका ने उठाया बाइडन के ज़माने में, और वो कंटिन्यू है। और उसमें उसने 18,000 बच्चों की वो लिस्ट प्रेजेंट की है उनकी कांग्रेस में, जिनके नाम जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एक नाम छापा है। बहुत अरसे पहले हमने अर्ज किया था कि ये जो आग है ये आपके अंदर आएगी। जो मुल्क चुप बैठे हुए हैं ना, इजिप्ट चुप बैठा हुआ है, और बाकी जो मुल्क वो भी तबाह बर्बाद इसी तरह होंगे। अब इजराइल उन पे गोले मारेगा, उनके लीडरों को मारेगा। इसमें कोई गलत फहमी ना रखिएगा, कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आपकी बात ठीक है, जो पैटर्न है, जो कुछ हो रहा है। मिनिस्टर का जो बयान है, वो कतर के पास 96 एयरक्राफ्ट है, जो बहुत लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। F-15 है, यूरोफाइटर टाइफोन है, बिल्कुल भी है। वो 96 जो पीसेज है वो किस नुमाइश के लिए ही रखे है ना। कतर तो बड़ा छोटा मुल्क है, कतर का कॉन्डक्ट बड़ा डेमोक्रेटिक रहा है। अग्रीड सर। एक और चीज़ भी है इसमें, अब ये जो पीस प्रोसेस, जंग बंदी, इन चीज़ों की बात हो रही थी, फिर कतर का अपना मामला, उसकी सवर्निटी का भी सवाल है। जनरल जाहिद साहब, ये मामला अब कैसे देखा जाएगा? कतर कहाँ ये मामला उठाएगा? जवाब कोई ऐसा तगड़ा जवाब अभी तक आया तो नहीं सामने। हालांकि ख़ुद उनके पास, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे हैं कि वो एडवांस वेपन्स, एडवांस इक्विपमेंट के साथ ये मुल्क है, कुछ छोटा मुल्क नहीं है, पैसे वाला मुल्क है, इस्टेब्लिश मुल्क है, और अमेरिका की भी फुली सपोर्ट है इसको। वहाँ पर उन्होंने अपने भी मामला चलाए हुए। क्या जवाब आने की एक्सपेक्टेशन है? आलमी बरादरी तो मजम्मत कर रही है, लेकिन खाली मजम्मत तक है। देखिए अफसलान, देयर आर टू थिंग्स जी। एक तो वो जो ऑन द फेस ऑफ इट जो हम इवेंट्स बेस्ड एनालिसिस करते हैं, जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, एंड देयर इज अ डिप्लोमेसी, पूरी एक सिस्टम है जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है जी। आपको अगर याद होगा, जब ईरान ने इसी बेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको जब अटैक किया था और मिसाइल फायर किए गए थे, 2 के ऑफ नो वैल्यू, तो हम एक बीपर कर रहे थे जो ईरानियन अटैक हुआ कतर के ऊपर, हम इसी तरह के एनालिसिस कर रहे थे कि क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। वो थोड़ा सा लंबा बीपर चला, तकरीबन घंटा डेढ़ हम बात कर रहे थे, तो उसी घंटे डेढ़ के अंदर अंदर पता चला जी सीज फायर होंगे, और अमेरिका ने सीज फायर करा दिया। तो दिस स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज हो रही है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि वट एवर इज हैपेंड, इसकी टेसिट अप्रूवल अमेरिका ने तो दी है इसमें, लेट देयर बी नो डाउट, वरना अमेरिका उसको न कंडेम न करे।
प्रैक्टिकली कह दे कि जी इसने पीस प्रोसेस, क्योंकि हमला पीस पे है ना। इफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन द पीस इन मिडिल ईस्ट, तो फिर तो ये पीस पे हमला हुआ है, प्रोसेस पे हमला हुआ है। इसी से मैं कहता हूँ इसको हमास तक न रखा जाए, या जो खलील अल हैया लीडरशिप के ऊपर इसको न रखा जाए, इसको पूरे पीस प्रोसेस को इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के ऊपर हमला किया गया, तो अप्रूवल है ही है। और कुछ हद तक जो अरब कंट्रीज हैं, ब्रिगेडियर साहब भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उनका वक्त आ गया है। वक्त तो आ गया है, ऑफ कोर्स। अभी अगर 15 जहाज उड़ के आए हैं और उन्होंने 10 बॉम्ब गिराए हैं, और वो भी उन एरियाज में जहां पे इंटरनेशनल एम्बेसीज है जी कतर के बीच में, तो इसकी बहुत सारी ऐसी वजूहात है जिसके ऊपर सवालिया निशान उठता है कि अगर जॉर्डन के ऊपर से आए हैं या सऊदी अरेबिया के ऊपर से फ्लाई करके आए हैं, कहीं से तो आए होंगे, या कहां तक पहुंचे हैं, कहां से हमला किया गया, और भी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई होगी। तो थोड़ा सा लगता है कि इट इज कोरियोग्राफ्ड वेल। अब स्ट्रेटेजिक डिबेट हम बहुत कर सकते हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, रिस्पॉन्सेस बता सकते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट अभी आई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कतरी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान की तरफ से, बिन अब्दुल रहमान की तरफ से, तो वो कह रहे हैं, वो उन्होंने तो खैर इशारा दिया है कि पीस प्रोसेस को या नेगोशिएशंस को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक लिहाज से पॉजिटिव भी है कि एक इवेंट हुआ है। आप बेशक पेंड जरूर करें चीजों को, इजराइल उसी कॉन्टेक्स्ट में रखें, लेकिन मेरे लिए लेकिन एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज ये है जनरल साहब, एक चीज सिर्फ आपसे ही पूछूंगा, मुझे ये बताएं कि बमबारी के साए में अमन की बात हो सकती है? This is how this world is operating, अरसलान। ये आप और मैं, ये जो मोरालिटी, ये देखें ना, नेशनल इंटरेस्ट, ये नेशन स्टेट सिस्टम है, ये उम्मा, ये ब्रदरहुड, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इट इज ऑल बुलशिट। इस वक्त ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। इस वक्त आपकी प्रायोरिटीज आपकी अपनी इकोनॉमी है, हर मुल्क की अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, हर मुल्क की जो जाती चीज है वो ओवर राइड कर रही है, वो बीट कर देती है किसी आइडियोलॉजी को, किसी कलेक्टिव कॉज को, किसी ब्रदरहुड को, तो किसी मोरालिटी को इवन। तो देयर इज नो मोरालिटी, दिस इज रियल पॉलिटिक्स। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, ये जो पीस प्रोसेस जिस पर अभी जनरल साहब भी बात कर रहे थे, नहीं हो पाता, इसी तरह की हरकतें, इसी तरह का पैटर्न या इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी अपनाता है दहशतगर्द मुल्क इसराइल, क्या बनेगा इस सिचुएशन का और फ़लस्तीन का? मज़ीद आने वाले दिन पता नहीं क्या कुछ वहाँ हो गया। असल खबरें तो तब आएंगी जब ये सारे बादल छटेंगे, अभी तो पता नहीं कितनी तबाही हो चुकी हुई है। जो जनरल साहब कह रहे हैं वो रियलिज्म में जो दुनिया की एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, जिसमें कुछ प्रेसिडेंट सेट हो गए, और वो प्रेसिडेंट दुनिया की जो बड़ी पावर है अमेरिका, और जो उसकी लीडरशिप है जो हमेशा दहशतगर्दी को सपोर्ट करती रही है, बुश से शुरू हो जाए, ओबामा से लेके बाइडन से लेके नीचे तब इस तरफ आ जाए, जो फाइनेंस करते रहे दहशतगर्दी को, जिनकी CIA ने ब्रिगेड्स रेज किए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर तमाम इन मुसैद और CIA का हाथ है। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हुई उसमें CIA, मुसैद और रॉ का हाथ है। ये अब एक जो आपने कहा था न्यू रियलिज्म, वो तो है, लेकिन यहाँ सोचने की, एक मिनट के लिए सोचने की बात यह है कि क्या वो किसी ने कहा था ना कि एट टाइम द पीस कम थ्रू द बैरल ऑफ द गन, तो ये तो बैरल ऑफ द गन से तो बात आगे चली गई ना। इवन देन द पीस इज नॉट कमिंग। अगर तो पीस आना था तो जो कुछ उन्होंने जेनोसाइड कर लिया है गाजा में, उसके बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दरमियान में आई है, जो बाकी ममालिक दरमियान में आए हैं, जहाँ पे पब्लिक की रैलीज हुई है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी रैली निकली है जो 10 किलोमीटर फैली थी, अमेरिका के अंदर पब्लिक जो है वो बोल रही है, अगर नहीं बोल रही तो उन कंट्रीज में नहीं बोल रही जो अपने आप को मुसलमान ममालिक कहते हैं। हालांकि वहाँ के ममालिक की जो फीलिंग्स है अवाम की, वो बहुत ज्यादा हर्ट है इस चीजों से, लेकिन नहीं हो रहा। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि जिस खित्ते में ये हो रहा है, वहाँ पे जो अरब ममालिक सारे हैं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी जो है वो US बास्केट के अंदर डाली हुई है। अभी ट्रंप ने कतर का विजिट किया था, तो आपने देखा कतर ने उनको जहाज भी दिया और जो कुछ मायदे, बल्कि यही नहीं है, ट्रंप फैमिली के कतर के अंदर बहुत बड़े बिजनेस के मायदे हैं। वो दोहा से कुछ दूर जाके एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट डेवलप कर रहे हैं, जो कतरी एक कंपनी है, कतरी डायर, वो उसको फाइनेंस कर, वो उसको बना रही है। अब यहाँ पे एक मिनट सोचने का मतलब ये है कि ये जो चीज हो रही है, हमास अगर आज कतर में है, अगर कल वो किसी और मुल्क में हुई तो वो, और वहां पे आपने पीस प्रोसेस चलाया, तो क्या वो यही होगा?
ये तो उसी तरह बिल्कुल, अगर आप कुछ पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान जब पीस प्रोसेस चलाता था या पाकिस्तान जब बातचीत अफगानिस्तान के साथ करता था, उसमें मंसूब वो अपना ईरान जो है वो का अमेरिका जो उठा के वो ड्रोन मार देता था, ईरान से एक बंदा आ रहा होता था, तालिबान का लीडर, आपका सारा पीस प्रोसेस जो दोहा के मुज़ाकरात से सही बात रुक है। जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नई जो चीजें, इसको किस तरह रोका जाए, सोचने की बात यहाँ पे है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। कुछ दीगर मामला हैं, पॉलिटिकल मामला हैं, सहाफ़ियों पर पीटीआई कारकुनान के तशद्दुद का मामला है, उस पर भी बात करेंगे। सैलाबी सूरत हाल है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जिस टॉपिक का मैंने जिक्र किया था, अब जरा उस पर बात करेंगे। सियासी जो लोग हैं उनको अपनी सफ़ों में अपने कारकुनान की तरबियत के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि एक ख़ास पार्टी और उसके सियासी कारकुनान बिल्कुल बात सुनने, समझने, सवाल तक करने पर गुस्सा हो जाते हैं, और इस कदर शदीद गुस्सा होते हैं। पहले तो सोशल मीडिया पर होते थे, बहुत बुरा गालम गलोच का एक कल्चर मुतारिफ करवा दिया गया पीटीआई की तरफ से। अब वहाँ पर सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे और वो जो बानी पीटीआई हैं उनको कवर करने के लिए जाते हैं वो अडियाला जेल। उनका सवाल पूछना बिल्कुल वैसा है जैसे नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली से आप एवन फील्ड के सवाल पूछते थे। ये वही सवाल है, कहाँ से आए इतने पैसे, कहाँ से इतनी जायदादें बन गई। तो सवाल पूछना उनका हक है, और अगर किसी के फ्लैट जायज़ हैं, किसी के नाजायज़ हैं, तो भाई बता दें हमारे जायज़ हैं, उनके नाजायज़ हैं। इसमें इतना बुरा मानने वाली बात नहीं थी, लेकिन सहाफ़ी पर तशद्दुद करना ये एक अलग मैटर है। ज़रा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन, थोड़ी सी सैलाब पर भी बात करेंगे, सियासी कारकुनान, उनकी तरबियत, इस पर भी बात करेंगे। नौशाद अली साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और चूँकि पीटीआई का मामला है तो आगा शराज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जी, आज आपने बड़े सख्त सवालों के लिए हमें ज्वाइन भी कर लिया है। नौशाद साहब, सर पहले ज़रा आपसे, जो कुछ अडियाला में हुआ, अडियाला के बाहर, क्या कुछ जस्टिफिकेशन है इसकी? मैं तो बड़ा हैरान हुआ। फवाद चौधरी साहब बड़े सीजन जर्नलिस्ट, बड़े सीजन पॉलिटिशियन लगते थे मुझे, लेकिन जिस तरह के बयानात सोशल मीडिया पर वो दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर जैसे पीटीआई कारकुनान जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं है। समझ से बाला तर है मेरी, सहाफ़ियों पर तशद्दुद और इतने बुरे तरीके से एक सवाल पूछने पर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में ये सारा मामला जो है ना, ये 2016-17 के अंदर शुरू हो चुका था, जिसका मकसद ये था कि हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाओ, और अगर आप इसकी मुखालफत करेंगे तो फिर उसके बाद जो एक, आपको याद होगा, ये बेसिकली काम शुरू हुआ था कि जब इनके घरों में शादियां ना करें, इनको कोई बुलाए ना, इनका सोशल बॉयकॉट करें। जो सहाफ़ी बेचारा कोई बात कह देता था, कोई सवाल कर लेता था, तो उसको जो है वो सोशल मीडिया पर एक पूरी एक फौज, जफर मौज होती है, जिनको इस काम पे लगाया होता था कि वो बैठकर जो है वो फहश किस्म की गुफ्तगू करें या गालियां दें। आज भी ये कल्चर जो है बदकिस्मती से वो इस मुल्क के अंदर मौजूद है। कुछ दूसरी पार्टियों ने भी इससे रंग पकड़ा है, वो भी, वहाँ पे भी लोगों के अंदर ये बर्दाश्त की जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। ऐसा नहीं कि ये इससे पहले नहीं था, ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले भी इस तरह की हरकतें हुआ करती थीं। पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती थीं, कोई सहाफ़ी सवाल करता था तो उसके साथ जैसे कह लीजिए कि थोड़ी बहुत नाराज़गी शो की जाती थी, हुकूमत जो थी वो इश्तिहारात बंद कर लेती थी। तो इस तरह के मसाइल तो होते थे, लेकिन ये जो मारपीट वाला मामला है, या जैसे कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो आपकी जुबानबंदी है, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं पर्सनली इसका विक्टिम रहा हूँ। जब मैं बतौर डायरेक्टर न्यूज़ एक इदारे में काम कर रहा था, तो मुझे पहले इशारे किनारों में, फिर सख्ती के साथ, और फिर मालकान ने ये कहकर मेरी ट्विटर भी बंद करा दिया और बाकी एक्टिविटी बंद की, प्रोग्राम्स के अंदर बैठना बंद हुआ कि जी आपका मौक़िफ़ जो है, या आप जो बात कहते हैं, सवाल उठाते हैं, वो पसंद नहीं है किसी को, तो उसकी वजह से जो है वो जुबानबंदी कर दी जाए। हालांकि वैसे नौशाद साहब, जितने अरसे से मैं आपको जानता हूँ, माजरत के साथ, बहुत सारे लोगों को मुझे नहीं पता क्या, लेकिन बहुत बैलेंस राय रखते हैं आप हर तरफ की बात करते हैं, बड़ी बैलेंस बात होती है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ वो बैलेंस भी अब बरकरार रखने पर किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया की तरफ से।
नहीं, अब तो आप अब देखिए ना, अब आप कहते हैं कि वो इधर यू आर विद मी और अगेंस्ट मी। अग्रीड। अगर फर्ज कीजिए, ये अब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ मामला पीटीए की हद तक नहीं रह गया, ये दीगर जमातों में भी अब ये मिजाज डेवलप हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो बाकी जमातों में भी ये जो इनटॉलरेंस है ये बढ़ती चली जा रही है। वहां भी टॉलरेंट मामलात नहीं रहे। ये आपने पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत रगड़ा खाया था, तो ख्याल ये था कि वो बहुत उनमें टॉलरेंस है। अभी पिछले दिनों एक वाकया हुआ, एक साहब की नौकरी चली गई बिल्कुल। सरकारी टीवी से। ये इनटॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर, बर्दाश्त हमारे अंदर से खत्म की गई। और खत्म क्यों की गई? खत्म इसलिए की ये बाकायदा सोचा समझा प्लान है। ये ऐसे नहीं हुआ, इस पे अरबों डॉलर लगे हैं। मतलब ये कोई लाखों या हजारों डॉलर की बात नहीं है, इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हुए हैं इन तमाम पिछले 8 10 15 सालों के अंदर। अच्छा, और मैं वो आपसे ना नौशाद साहब, ये जो पॉलिटिकल कारकुनान और इसकी तरबियत होती है ना, ये एक बड़ा लंबा अरसा, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी नशिस्तें रखा करती थी, बड़े लोग उनसे सीखते थे, जमात इस्लामी भी ये काम करती रही है, दीगर जमातें भी पॉलिटिकल कारकुनान की तरबियत का अमल। अब तो तरबियत रही कुछ नहीं, बस ये तरबियत है व्हाट्सएप पे कहो आ जाओ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फलाने सहाफ़ियों को दबाना है, आ जाओ वहाँ पर ये काम। आगा साहब, अभी आप सुन भी रहे हैं बात नौशाद साहब की, बड़े सीजनड और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये जो कुछ हुआ है डयाला जेल के बाहर, कोई मजम्मत नहीं, कोई कुछ नहीं। आज अलीमा खान साहिबा को याद आ गया कि हल्की फुल्की इसकी मजम्मत कर दें, उस वक्त तो वो कह रही थी ठीक हो गया। और वहाँ पर जो वो शख्स है, एक साहब, वो वकील के भेस में एक लीडर बना हुआ है, वो मुग़ल्लिज़ात बिल्कुल वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था सहाफ़ी के ख़िलाफ़। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मामला में सहाफ़ियों को और कारकुनान को उकसाया जा रहा है। कुछ तो बोलना चाहिए इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, सबसे पहले तो अलीमा आपा ने भी इसकी मजम्मत की है। बड़ी देर हो गई ना सर। हम भी पीटीआई कारकुनान लीडरान इसकी मजम्मत कर रहे हैं। देखें, सहाफ़त एक आज़ाद सहाफ़त, और हमारे लीडर ने हमेशा इसी पे बात की है, क्योंकि आपकी सहाफ़त की वजह से, आपकी वजह से हमारी जो आवाज़ है पूरी दुनिया तक जाती है। अगर हम आपके साथ या आपकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करेंगे तो हमारी अपनी आवाज़ बंद हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी या कारकुनान जिस पे इश्ताल का शिकार बनते हैं। मैं कारकुनान से भी कहूँगा कि सहाफ़ी बरादरी नहीं है, वो हमारे बाजू हैं। हमारी इनकी एक ही अदारा रह गया अभी, सहाफ़ी बरादरी, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ पूरी दुनिया तक जा रही है। अगर किसी वजह से कोई क्वेश्चन इनका ऐसा आ जाता है तो आप थोड़ा सा ये इन चीज़ों को दूसरी राय या दूसरी ज़हन में ले आएँ कि इनकी ये आप ना सोचें कि ज़ातियात पे आ रहे हैं। उनका हक है, राइट है सहाफ़ी बरादरी का, वो क्वेश्चन करें, हम इसका जवाब देने के लिए तैयार है। कोई ऐसे क्वेश्चन सहाफ़ी भी कर देते हैं जो ज़ातियात पे आते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सहाफ़ी बरादरी से भी, ये भी थोड़ा सा किसी की ज़ातियात पे ना आए। सियासी क्वेश्चन हमसे ये कि मैंने देखा सहाफ़ी ज़ात से मुतल्लिक भी सवाल कर सकता है आप, क्योंकि जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं, आप जब पब्लिक मामलात को डील करते हैं, जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं, तो सहाफ़ी आपसे पर्सनल सवाल भी करता है। जो यूट्यूबर बन गए सहाफ़ियों से, उससे तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये कहाँ से तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए, कहाँ से तुम इतने अमीर हो गए। अब सहाफ़ी सवाल करे तो पर्सनल है, ये कैसे शिराज साहब? नहीं, हम नहीं कहते कि इस चीज़ को पर्सनल। मैं तो समझता हूँ पब्लिक फिगर, सही कहा निशाद साहब ने कि पब्लिक फिगर है, सियासी जो भी लीडर है वो पब्लिक फिगर है, और हर ये तो सहाफ़ी बरादरी है, हर एक फ़र्द को हक है, राइट है कि उससे क्वेश्चन करे, उससे पूछे, मगर जायज़ चीज़ें जायज़ बात करे। ज़ातियात पे ना कोई या किसी सियासी पार्टी के एजेंडे पे ना बात कर रहा हो या किसी और जगह से बात ना कर रहा हो, उसका राइट और हक है सहाफ़ी का, वो बात करे, हमसे बात पूछे, हमारा हक है, हम पब्लिक फिगर है, हमारा हक और राइट है, हम उनको जवाब दें। मगर मैं फिर कहूँगा, हम सहाफ़ी बरादरी जो हमारे बाजू हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, हम इनके क्वेश्चन का सब का जवाब देंगे। हमारे कारकुनान भी इश्ताल अंगेज़ी ना करें। एक ही अदारा रह गया है, फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रहा है, और सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम इनका बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, पहुँचाया जाए। बैलेंस पूछना ज़रूर चाहूँगा मैं एक ब्रेक के बाद। यही एवन फील्ड थी, यही फ्लैट्स थे, इसके सवालात के लिए वहाँ भी जमा हो जाते थे, किसी ने बुरा नहीं माना, हमने कहा ठीक है जी सवाल पूछना सबका हक है।
अब हम सवाल पूछेंगे आपसे, तो वहाँ पर जो यूट्यूबर बनी गाला में बैठा करते थे ज़मीन पर, जिन्हें सहाफ़ी करके पेश किया गया, आज को बाहर भाग गया, को कहीं भाग गया, और तोहमतें लगा लगा कर पैसे इकट्ठे करने की नाजायज़ कोशिश कर रहे हैं, उनके पास करोड़ों रुपए आ गए, सहाफ़ी तो लगते भी नहीं है वो मुझे, और उनके लिए मामला ठीक है, वो कुछ भी कहेंगे मामला ठीक है। अब अपनी वो सनम जावेद के पीछे पड़ गए हैं सारे कारकुनान, अब उनको भी अंदाज़ा हो रहा होगा क्या तरबियत हमने उनकी की थी और क्या हमारे साथ हो रहा है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, आता हूँ, उस पर भी बात कर, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नौशाद साहब, चलें, अच्छी बात कही आगे सिराज साहब ने कि ठीक है, जो भी चीज़ है उसको करना चाहिए, लेकिन लीडरशिप इनकी लीडरशिप तो मैं खैर ऐसे नहीं कह सकता इतने कॉन्फिडेंस के साथ। अलीमा साहिबा तो अपने भाई के लिए आगे बढ़ी हैं, लेकिन अब वो लीडर बन गई हैं, तो बहरहाल लीडरशिप भी अपनी वहाँ मौजूद सारे मौजूद, ये नहीं पंजोता साहब ये भी लीडर बन गए, और जिस किस्म की लैंग्वेज है, क्या ये इस तरह प्रमोट करेंगे अपनी पार्टी को और उसके मामलात को? नहीं, मैं नहीं समझता इस तरह प्रमोट होगी। अल्टीमेटली जो कुछ बोया गया है, देखिए वहां पर एक प्रॉब्लम, एक आम गुफ्तगू की जाती है। ये जरूरी नहीं कि मैं उससे एग्री करूं या डिसएग्री करूं, या आपके मेहमान जो है वो अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन एक ये आम तासुर ये डेवलप हो चुका हुआ है कि बानी तहरीक इंसाफ उस शख्स को प्रमोट करते हैं या उसको बेहतर जानते हैं जो दूसरे की आवाज को दबाना पसंद करता है, चाहे वो किसी भी अंदाज में, जिसे कह लीजिए कि चाहे वो फिजिकली कर सके या वो जुबानी गुलामी कर सके। ये एक आम तासुर बन चुका है बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक, कम से कम सहाफियों की सफ़ों में तो ये मौजूद है। यानी हम मीडिया के लोग जो हैं ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये जानते हैं कि वहां पर पजीराई उसको मिलती है जो किसी को दूसरे को बराबुला कहता है, और अगर कोई शख्स किसी दूसरे को जो मुखालिफ है उसको कोई उसकी अच्छी बात को अगर अच्छा कहे तो भी ये जो है ना उसको स्नब करते हैं। ये हमने एक्सपीरियंस किया पर्सनली, और आज से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। मैं आपको 2017-16 की बात बता रहा हूँ, उससे पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ये मतलब मैंने जो पर्सनली फेस किया उस जमाने में फेस किया। अब मसला ये है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। मैं आपसे जब बात कर रहा था बिलियंस ऑफ डॉलर्स की और ये सारे मामलात, और ये ये टॉलरेंस खत्म करने की कोशिश इसलिए की गई कि आप एक कल्ट डेवलप करें जो किसी वक्त किसी को भी ले डूबे और किसी को भी वो जो है ना वो चैलेंज देने की ताकत रखता है। और वो देख लिया आपने कि उसका नतीजा हमारे सामने 9 मई की सूरत में भी आया। अब मसला ये है कि उसके अगेंस्ट मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वो हो सकता है मेरे भाई को ये बुरी लगे, नून लीग के अंदर इसकी इजाजत नहीं दी जाती। वहां पर सोशल मीडिया उन्होंने कायम किया, उन्होंने किया, अगरचे वहां भी लोग करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, वो नून लीग के लोग भी ऐसे करते हैं क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, लेकिन कम से कम लीडरशिप उन्हें ये कहती है कि आप ये काम ना करें, आप बदतमीजी और तहजीबी जो है ये हमारा वतीरा नहीं है। एटलीस्ट बयानात की हद तक या बातचीत की हद तक। अच्छा, वहां सर एक चीज माने, साद रफीक जैसे लोग मौजूद हैं जो डिस्करेज करते हैं फौरन निकल के इन चीज़ों को, और पूरे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप में उनकी रिस्पेक्ट भी उसी तरह है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में आपको मिलेंगे कई ऐसे लोग पीटीआई में भी हैं। आपको एक सच्ची बात बताऊं, पीटीआई में भी हैं, उनकी सुनता नहीं ना, गौर साहब की कोई सुनता नहीं सर, गौर साहब है उनकी कोई सुनता नहीं। हाँ, वो उसको उस उल्टा वहां के जो वो मिजाज इस तरह का डेवलप कर दिया है कि जो इस तरह की बात करे उसके बारे में ये ख्याल गुजरता है कि ये किसी से मिला हुआ है, ये किसी का एजेंट है, वो फौरन उस पर ठप्पा लगा देते हैं, और वो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। क्यों? इसलिए कि जो लीडरशिप है वो इसको अलाउ नहीं करती, वो इसको पसंद नहीं करती कि आप जो है बैठ के बातचीत करें, आप दलील से बात करें, आप आर्ग्यूमेंट करें, आप बहस करें, मुबाहिसा करें। वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, जो इसके साथ एग्री करेगा हम उसको जो है वो आसमान पे ले जाएंगे, और जो उससे डिसएग्री करेगा उसको हम उसका जीना महाल कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी बात से एक चीज इसमें ऐड करवाना चाहूंगा, किसी से बात नहीं कर सकेगा, उसका सोशल बाइकआउट होगा, लोग उसके घरों पे जाके जो है वो बदतमीजी और बदतहजीबी करेंगे, अंडे मारेंगे, मुख्तलिफ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसको थ्रेट किया जाएगा, उसको कॉलें आएंगी। ये जो तैयब साहब है, ये जो साहब हैं, ये बता रहे हैं कि उनको कहां कहां से कॉलें आ रही हैं। सर वो यही बताने के लिए, एजाज अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 30 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, उस्तादों की तरह की हैसियतियां रखते, सारे उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो तो सिर्फ ये बताने गए थे कि आप अपने कारकुनान से जरा सा कहें, तहम्मुल का मुजाहिरा करें और थोड़ा सा पीछे हो जाए, हम आपको कवर करने, उन्हें उठा के फेंक दिया गया। तो ये तो हमारे यहाँ हालात हैं। शिराज साहब, अभी आप सुन भी रहे थे कि धमकियां तक दी जाती, वही बताने तो वो गया था तैयब बलोच भी और वो एजाज अहमद साहब भी। तो ये तो हमारे यहाँ हालात पैदा कर दिए हैं। क्या अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा, और सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी है हमारी।
देखिए नेम पंजोता साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, पार्टी वर्कर हैं और खान साहब के स्पोक पर्सन भी हैं, वकील भी हैं। ऐसे ही हैं सर सारे वैसे। अच्छे इंसान है। मैं एक वेलफेयर विंग रन करता रहा हूँ और यकीन जाने हमने वेलफेयर विंग में पाकिस्तान को मैं लीड करता रहा हूँ। यही हमने क्लासेस प्रॉपर अपने कारकुनान के लिए हम क्लासेस ले रहे थे कि ये चीज़ें जो सियासतदान का सबसे पहले यही काम है कि जितना ज़्यादा तहम्मुल मजाजी से काम लेगा उतनी उसकी सियासत और लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। सर, एक चीज़ सिर्फ बताइए मुझे, लीडरशिप ने उसी वक्त निकल के बात क्यों नहीं की? बाकी लीडरशिप कहाँ गई? उस वक्त निकल के क्यों नहीं बोला कि ये गलत तरीका कार है, ये नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं बोला? मैं ये सुनना चाह रहा था कि सीनियर लीडरशिप सारी इंक्लूडिंग उमर प्रॉपर मजम्मत कर रहे हैं, प्रॉपर मजम्मत कर रहे हैं हमारी लीडरशिप, हम भी मजम्मत कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं इन दिनों में कि आप पिछले इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो अलीमा आपा पे जब अंडा मारा गया, उसके बाद जब वर्कर उस औरत के पीछे या उस गाड़ी के पीछे गए, पुलिस ने उनको धकेल के पीछे कर दिया। राइट है पुलिस का कि बिल्कुल वो लड़ाई झगड़े से बात करे, कारकुनान हो या कोई भी हो। उसके बाद उस पे क्या मुकदमा हुआ, वो औरत या वो लोग पकड़े गए। आपको पता है वो कहाँ से आई थी? आपको पता होगा मेरे ख्याल में सर, वो आपको भी हैरानकुन बात बता देता हूं। इसी चीज का तो सुराग लगा रहे हैं हम भी और आप भी। जरूरत ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में जाके ये लोग आ जाते हैं, कहां से ये लोग? सर केपी से पूछे, पता चल जाएगा। अपने वजीर आला बैठे हैं आपके, एक बार पूछे 8000 फितना और खारिज कहां से आए हैं, वो तो वो बताते नहीं है कि इतनी दहशतगर्द कहां से आ गए केपी में। ये तो आपका काम है, ये आपका सहाफी बिरादरी का काम है हमसे लड़ने के बजाय। मुझे भी आप लोग धक्के मारेंगे। अवाम को आप बताएं कि ये लोग कहां से आ रहे हैं, ये फितना खारिज कहां से आ रहे हैं, इस मुल्क से इनको खारिज किया जाए। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। नौशाद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आगा शराफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी बड़ी मुश्किल और सख्त गुफ्तगू में वक्त निकाला, बड़ी शुक्रगुजार है आपके कि आप आए भी और बड़ी खुलकर आपने इस पर बात भी की, मजम्मत भी की। अच्छी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए। बस सियासत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें, बातचीत से मामलात को डायलॉग की तरफ ले जाएं। ये सीखना पड़ेगा ख़ास तौर पे पीटीआई को, ताकि अपने मामलात सीधे हों उनके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।